हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। लॉकडाउन के दौरान बिहार में बिजली विभाग ने रिकॉर्ड तोड़ा है। जी हां, राज्य में सभी उद्योग धंधे और कृषि का काम पूरी तरीके से बंद होने के बावजूद बिजली की खपत का आंकड़ा प्रति महीने 5,500 मेगावाट तक पहुंच गया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब 1 जून से कल कारखाने चालू होंगे तो जाहिर सी बात है कि बिजली की खपत और बढ़ जाएगी। इससे बिहार के बिजली विभाग में उत्साह का माहौल है, क्योंकि किसी राज्य का आर्थिक विकास तभी संभव है जब वहां भरपूर मात्रा में बिजली पैदा होती हो। बिहार बिजली के क्षेत्र में लगातार बेहतर मुकाम हासिल करता जा रहा है। साल 2012-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत मात्रा 145 यूनिट थी, जो आज की तारीख में बढ़कर 258 यूनिट हो गई है। लॉकडाउन में भी बिजली खपत में बिहार पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने की मुकाम पर पहुंचने को है। इस समय पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में हर देश इसके इलाज की तकनीक को ढूंढने में व्यस्त हैं। वहीं एक सुखद खबर यह है कि एक बिहारी प्रवासी ने दुनिया का सबसे सस्ता वेंटिलेटर बना दिया है। जी हां, इस वेंटिलेटर की कीमत मात्र 7,500 रुपए है। बिहार के रहने वाले प्रोफेसर देवेंद्र रंजन ने इस पोर्टेबल वेंटिलेटर को अपनी टीम के साथ बनाया है, जो बहुत ही कारगर है। बिहार के नालंदा जिले के बेन प्रखंड के बरकी 8 गांव के रहने वाले देवेंद्र रंजन ने इस वेंटिलेटर को बनाया है। फिलहाल अमेरिका के जॉर्जिया में रहते हैं और वहीं पर यह वेंटिलेटर बनाया है। पाकिस्तान से आए टिड्डी एक बार फिर से चर्चा में हैं, क्योंकि अब टिड्डी दल ने भारत में घुसपैठ शुरू कर दी है। अब तक राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल बर्बाद कर दी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसका खतरा बिहार तक भी आ सकता है। ऐसे में बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि पहले एक पड़ोसी देश चीन ने महामारी भेजा और अब दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान ने टिड्डी भेज रहा है। जी हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। यह कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, यह कहना है बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार का। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि वैसे हम और हमारा कृषि विभाग की पूरी टीम पूरी तरीके से तैयार हैं और पाकिस्तानी टिड्डी से किसानों को बचाने के लिए ड्रोन से बिहार की सीमा पर केमिकल का छिड़काव किया जाएगा। साथ ही कृषि पदाधिकारी और कृषि सलाहकार की मदद से किसानों को भी इससे बचने के उपाय के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री से भी इस विषय पर बात की है। हरियाणा और यूपी इसे नहीं रोक पाया तो हमारी टीम हर हाल में रोकने के उपाय कर चुकी है। बिहार में शुक्रवार को यानी कि कल 90 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3300 पार हो गई है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पूर्णिया में 5, औरंगाबाद में 2, बांका में 2, मुंगेर में 1, खगड़िया में 3, गोपालगंज में 8, मधुबनी में 7, शेखपुरा में 18, लखीसराय में 3, वैशाली में 1, गया में 3, सारण में 1, भोजपुर में 4, पटना में 1, समस्तीपुर में 6, जमुई में 4, नवादा में 1, जहानाबाद में 19 और बक्सर में 1 मरीज की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 70,275 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। राज्य में अब तक 1,050 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 2,041 संक्रमण के एक्टिव मरीज हैं। बिहार के शिक्षक एक बार फिर से बिहार सरकार की व्यवस्था से नाराज हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघ ने इस बार न तो सरकार से गुहार और नई आंदोलन की चेतावनी दी है, बल्कि सीधा सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि राज्य भर में प्रारंभिक से लेकर उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर से लेकर आइसोलेशन केंद्र तक में ड्यूटी पर लगा दिया है, लेकिन सुरक्षा को लेकर शिक्षक ड्रेस में हैं। ऐसे में शिक्षक लगातार सुरक्षा किट से लेकर 50 लाख का बीमा करवाने की मांग करवाते आ रहे हैं। जब मांगों पर विचार नहीं हुआ तो शिक्षक संघ हाईकोर्ट पहुंच गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाहर से आ रहे श्रमिक क्वारंटाइन अवधि पूरा करने के बाद अपने अपने घर गए हैं उनके रोजगार सुनिश्चित करें। जिन श्रमिकों की क्वारंटाइन अवधि प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्ण हो गई है उन्हें विशेष प्रयास करके रोजगार उपलब्ध कराएं। सभी संबंधित विभाग इसकी मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाहर से आ रहे प्रवासी श्रमिक के परिवार को स्वयं सहायता समूह से जोड़ें, जिससे उन्हें राज्य में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिले और उसका लाभ भी मिल सके। उन्होंने कहा कि संक्रमित मरीज लगातार स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं और लोग घबराए नहीं, धैर्य रखें, सचेत रहें और सतर्क रहें। बहुत जल्द ही बिहार से संक्रमण खत्म होगा।
सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं के लॉकडाउन के चलते स्थगित की गई परीक्षा अब 1 से लेकर 15 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इसे लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहले ही जानकारी दे चुके हैं। यहां तक कि नई आयोजन तिथियों के मद्देनजर डेट शीट भी जारी कर दी गई है। मगर अब जबकि बोर्ड एग्जाम करीब 1 महीने बाद फिर से शुरू होने वाले हैं, तो सीबीएसई ने उसे पहले ही स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को आगाह किया है। दोस्तों, पहले आपको पैन कार्ड बनाने के लिए रुपया देना पड़ता था और अलग से दिक्कत परेशानी का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को रियल टाइम बेसिस पर आवंटित की सुविधा को लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने इस बारे में जानकारी दी है। सीबीडीटी ने बताया कि यह सुविधा उन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास वैलिड आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक किया हुआ है। आपको बता दें कि इस सुविधा का बीटा वर्जन बीते 12 फरवरी 2020 को ही शुरू कर दिया गया था। इस सुविधा को इनकम टैक्स विभाग की ई फाइनल पोर्टल पर ट्रायल बेसिस पर शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। लॉकडाउन के बीच 25 मई से आम यात्रियों के लिए देश में विमान सेवा शुरुआत की गई है। इसके साथ ही पटना से भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हुई है। विमानों के परिचालन शुरू होने के बाद ये लगा कि विमानों के जरिए काफी संख्या में लोग ट्रेवलिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे शहरों से बिहार आने वाले यात्रियों की तादाद तो अभी ठीक ठाक है, लेकिन बिहार से जाने वाले विमानों में यात्रियों की संख्या काफी कम है। पिछले साल यानी कि 2019 में पटना में हुए जल जमाव में बिहार की नीतीश सरकार की हुई फजीयत के बाद दावा किया गया है कि इस साल पटना को डुबाने से बचाने के लिए सभी काम मानसून से पहले पूरा कर लिया जाएगा। विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बैठक करके बड़े बड़े निर्देश दिए हैं, पर पटना को जल जमाव से बचाने के लिए चल रहे मौजूदा कार्य को देखते हुए नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने हाथ खड़े करना शुरू कर दिए हैं। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने समीक्षा बैठक के बाद मान लिया है कि मानसून से पहले सभी काम खत्म नहीं होंगे। दरअसल मंत्री को डर सताने लगा है कि इस साल फिर से पटना न डूब जाए। समीक्षा के तहत ये बात सामने आई है कि अस्थायी संप हाउस का निर्माण कार्य अत्यंत सुस्त है, जिसे 5 जून तक पूरा करना संभव नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 40 साल पुराने श्रमिक कानून की जगह नया कानून बनाने की जरूरत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अप्रवासी श्रमिकों को हो रही समस्याओं को देखते हुए नया श्रम कानून बनाने की मांग उठाई है। सुशील कुमार मोदी ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 40 साल पुराने कानून की जगह एक नया कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि 1979 में बने कानून का पालन नहीं होने से श्रमिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि संक्रमण के संकट के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान अगर अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर एक्ट 1979 का कड़ाई से पालन किया गया होता तो देश के एक से दूसरे राज्य में पलायन करने वाले करोड़ों श्रमिकों को फजीयत का सामना नहीं करना पड़ता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को गोपालगंज जाने के लिए पटना डीएम से अनुमति नहीं मिली है। तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने के लिए राबड़ी आवास से निकले, लेकिन प्रशासन ने उन्हें गोपालगंज जाने से रोक दिया। तेजस्वी यादव इस दौरान मीडिया से कहा है कि बिहार सरकार ने जितना फोर्स हमें रोकने के लिए लगाया है, यदि उतना फोर्स अपराधी को पकड़ने में लगाते तो अब तक जदयू विधायक गिरफ्तार हो जाते। शुक्रवार को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद विधायक पटना से गोपालगंज जाने वाले थे, जिसके लिए तेजस्वी यादव और पटना जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी है। रोहतास जिले में जिस रफ्तार से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसी रफ्तार से मरीजों के ठीक होने का भी सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल रोहतास जिले में पहला पॉजिटिव का मामला 22 अप्रैल को मिला था। जिस महिला में यह संक्रमण पाया गया था, वह महिला भी ठीक होकर घर चली गई है। फिर कल जिन 31 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, उनमें से कई बच्चे तथा महिलाएं भी शामिल है। जिस वक्त मरीज ठीक होकर घर जाने लगे तो चिकित्सकों तथा अस्पताल कर्मियों ने ताली बजाकर उन लोगों को विदा किया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधक द्वारा सभी को उपहार भी दी गई। हेलीकॉप्टर की सवारी हमेशा से लोगों को रोमांचित करती आई है। आम लोग और पर्यटक भी अब हेलीकॉप्टर की सवारी का आनंद उठा सकते हैं। जी हां, बिहार पर्यटन विभाग की नई योजना के तहत राज्य सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मोड में पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सुविधा देने की योजना बनाई है। पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सुविधा देने के लिए पर्यटक विभाग द्वारा बनाई जा रही योजनाओं की शुरुआत गया और राजगीर से की गई है। आपको बता दें कि गया और राजगीर में हर साल काफी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पहले चरण में राजगीर और गया में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के बाद दूसरे चरण में वाल्मीकि नगर में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
नेपाल से पिंडे नदी के 2 नालों में से एक नाले का पानी नेपाल द्वारा बंद कर दिया गया है। जी हां, नालों में बुधवार को ही मिट्टी बालू डालकर बंद कर दिया गया है। नाले का पानी नहीं आने से भारतीय क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में भी अभी पानी की किल्लत आ गई है। जानकारी के अनुसार गर्मी आते ही नेपाल हर साल नेपाल से भारत को मिलने वाले पानी को लेकर विवाद करता है। हालांकि कई बार दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है और समझौता के तहत नेपाल भारत को पानी देता है, लेकिन इस बार फिर से नेपाल ने पानी को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश है। हालांकि दोनों देश के पदाधिकारियों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत की जा रही है। बिहार के 142 नगर निकायों के दैनिक सफाई कर्मी हटाए जाएंगे। जी हां, इन्हें हटाने के नगर विकास विभाग के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने इन्हें हटाकर आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी काम करने की विभाग के आदेश पर स्थिति बनाए रखने को कहा गया है। साथ ही राज्य सरकार को जवाबी हल्फनामा दायर करके स्थिति स्पष्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया है और अगली सुनवाई 6 जून को होगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण को समाप्त होने से पहले देश में संक्रमण से सबसे ज्यादा ग्रस्त मुंबई, दिल्ली समेत 13 शहरों में व्यापक समीक्षा की है। इन शहरों में देश के 70% पॉजिटिव मामले हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए राहत बड़ी खबर है, क्योंकि देश में 13 सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों की लिस्ट में इन राज्यों का एक भी शहर शामिल नहीं है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और इन 13 सर्वाधिक प्रभावित शहरों के नगर निगम आयुक्त के साथ बैठक करके स्थिति की व्यापक समीक्षा की है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़? जरूरत ना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर यानी कि केडीबी लाइव पर, तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।